हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का GS 75 डेज हार्ड चैलेंज की सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम लौट आए हैं ज्योग्राफी पर और दिन है 25वां। बिना किसी देरी के हम आज की जो क्विज़ है उसको शुरू करते हैं। आप साथ के साथ अपना आंसर देते रहना, भले ही पॉज करना पड़े, और काउंट करते रहना कि भाई आपके कितने मार्क्स आज की क्विज़ में बनते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर का हमने एक पेयर बनाना है। 3 पेयर दिए गए हैं: चंबल यमुना, सोन नर्मदा और मानस ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से बताना है कि कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच है। ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं चंबल की। चंबल हमने बहुत बार जैसे चंबल के डाकू हैं ऐसे सुना भी है। और जो जनरली जो एरिया पड़ता है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कहीं पड़ता है। और मतलब वहीं कोटा भी जैसे उसी एरिया में आता है, क्योंकि चंबल नदी वहां से होकर बहती है। लेकिन जो मेनली एरिया है ये आपका पड़ता है MP में। ठीक। और नदी भी आपकी वहीं से निकलती है कहीं। ठीक है। MP में और यमुना में जाके मिल जाती है। इसका मतलब ये आपका पेयर बिल्कुल सही है। अब बात आती है सोन नर्मदा। सोन जो नदी है वो डायरेक्टली आपकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी गंगा की, ना कि नर्मदा की। देखो, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल ऑलमोस्ट एक जगह पे ही है, जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। लेकिन नर्मदा बहती हुई वेस्टर्न कोस्ट में आपकी जैसे रिफ्ट वैली में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन सोन नदी ऊपर की तरफ बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। सो गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन नदी। इट मीन्स ये आपका पेयर गलत है। मानस ब्रह्मपुत्र, जो मानस नदी है वो आपकी भूटान और भारत की जो सीमा है उसके आसपास से कहीं से बहती हुई आसाम के वहां पर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। सो ये भी आपका पेयर बिल्कुल सही है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई अवेलेबल अरेबल लैंड एरिया इज रेफर्ड टू एज। भाई, अरेबल लैंड क्या होता है? जहाँ पे खेती की जा सकती है, कुछ खाने के लिए उगाया जा सकता हो। ठीक है, वनस्पति वगैरह आप बोल सकते हो, दैट इज अरेबल लैंड। अब टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अवेलेबल अरेबल लैंड, जहाँ पे खेती की जा सकती है, तो वो कैसे मतलब हम बोलेंगे उसको? पॉपुलेशन डेंसिटी, न्यूट्रिशनल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी या इंडस्ट्रियल डेंसिटी। देखो, इंडस्ट्रियल डेंसिटी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। रही बात पॉपुलेशन डेंसिटी का, भी नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी की जो परिभाषा हो बिल्कुल अलग है कि भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपके कितने लोग रहते हैं। ठीक है, उसमें अरेबल लैंड का कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है न्यूट्रिशनल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी में, लेकिन इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल डेंसिटी, कि भाई उस अनुसार वही कितना न्यूट्रिशन अवेलेबल है टोटल पॉपुलेशन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ ब्राजील करंट इज कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, काउंटर इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट या वेस्ट अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब जैसे ब्राजील का, अच्छा आपने आपको पता होना चाहिए ब्राजील कौन से कंटिनेंट में है। ब्राजील आपके है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है और ब्राजील काफ़ी बड़ा देश है, भारत से भी ज़्यादा उसका एरिया है। ठीक है। तो जो आपकी करंट है ब्राज़ील का, वो एक्चुअल में वहाँ पर साउथ करंट है। जो ओशियन है या जो आपके आसपास, वो बोल सकते हो ना कि वहाँ पर साउथ है। लेकिन जो कोरोलीज इफेक्ट है और वेस्टर्लीज है, उनकी वजह से उसका जो करंट है वो मुड़ जाता है, ऐसे ईस्टवर्ड हो जाता है। सो वो बन जाता है आपका, क्या हो जाता है वो? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। Ice glaciers melting is a common phenomena linked to the rise in sea level. The glaciers are predominantly present in Greenland, Antarctica, Himalayas, Arctic. देखो, जो आपके मेन ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ हैं? मेन जो ग्लेशियर हैं आपके, ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड में। मैंने ग्रीनलैंड के बारे में बताया था कि ग्रीनलैंड
बिल्कुल सफ़ेद है। ग्रीनलैंड जो देश है बिल्कुल सफ़ेद है। बिल्कुल सफ़ेद का मेरा कहने का मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस है, जमी हुई है वहाँ पे। ठीक है। और आइसलैंड, नाम उसका आइसलैंड है, लेकिन जो उसकी वहाँ पर जो देखेंगे ना तो वहाँ पे काफ़ी वनस्पति मिलेगी। ठीक। सो मेनली जो आपकी ग्लेशियर्स हैं, 90% ऑफ टोटल ग्लेशियर्स ऑन अर्थ दैट एग्जिस्ट ऑन अंटार्कटिका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा जो रेंज है, माउंटेन रेंज, दैट दैट इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब उस सतपुड़ा रेंज का हिल स्टेशन वो कौन सा जिसको क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है? पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कार्डमम? सो उसका आंसर है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बहुत ही अच्छा एक हिल स्टेशन है, और वहाँ पर काफ़ी मतलब बॉलीवुड मूवीज़ की जैसे मतलब हिल स्टेशन के तौर तरह वो होती रहती है, मतलब जहाँ पे हिल स्टेशन दिखाना होता है पंचमढ़ी में शूटिंग होती रहती है। पंचमढ़ी में आपका आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। ठीक है। सो बहुत ही अच्छा खूबसूरत हिल स्टेशन है आपका पंचमढ़ी। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता वाया मथुरा एंड वाराणसी? NH4, NH2, NH10, NH6। देखो ये पुराना क्वेश्चन है। आज के दिन हमारी जो नंबरिंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बट हमें ये पुराना क्वेश्चन है तो पुराने के हिसाब से ही आंसर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर है NH2। ठीक है। दिल्ली हमारा यहाँ पे है, कोलकाता हमारा यहाँ पे है, तो ऐसे वो जोड़ता है, बीच में मथुरा आता है, ठीक है, वाराणसी आता है, तो ऐसे करके वो NH2। लेकिन अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाले हाईवे का नंबर कितना है, तो आप बताओगे उसको NH19, उसका जो नया नंबर है NH19 है। ठीक है। अच्छा, एक चीज, जो नए नंबरिंग सिस्टम है वो कैसे बनाया गया है? वो बनाया गया है कि भाई जो नॉर्थ और साउथ का जो हाईवेज हैं उनको नंबर दिया जाएगा सम। सम मतलब इवन। और जो ईस्ट और वेस्ट के हैं उनको नंबर दिया जाएगा विषम। विषम मतलब ओड। अब आप देख पा रहे होंगे दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाला ये मेनली आपका जो है ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। सो इसका जो नंबर है दैट इज NH19, जो कि विषम है। द कंट्री वेयर ड्रिप इरिगेशन इज मोर ऑफ एफिशिएंटली यूज्ड इज इंडिया, इजराइल, श्रीलंका, इंग्लैंड। देखो एक तरीके से मिडल ईस्ट के कहीं आसपास आपका इजराइल स्थित है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस कमी को दूर, वाटर स्कैरसिटी को दूर करने के लिए और बेस्ट पॉसिबल वे से कम वाटर वेस्टेज हो, तो आपकी खेती की जा सके, सिंचाई की जा सके, तो उसके लिए इजराइल ने बहुत ही बढ़िया टेक्निक निकाली थी, ड्रिप इरिगेशन। इसराइल ने ही निकाली थी ये टेक्निक एक्चुअली, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इसराइल में यूज़ की जाती है। विच रिवर इन इंडिया फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली? भाई रिफ्ट वैली बताता हूँ मैं, ऑप्शन सुन लीजिए, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। अब रिफ्ट वैली ये है कि भाई जैसे ये आपका पहाड़ है और ये अगेन पहाड़ है, बीच में जो एरिया है ना ये ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे ही बहती रहती है, फिर पहाड़ों के बीच में एक वैली सी बन जाती है और उसमें वो बहती रहती है नदी। ठीक। तो इसका आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती, दोनों इसके आंसर हैं। एक्चुअल में नर्मदा, ताप्ती और माही आपकी ये नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं और आपकी अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर किस तरफ है? वेस्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा आपका क्वेश्चन जो भी आया था, ऑप्शन हैं इसमें दो आंसर हैं। ठीक है, मैंने बताया तीन है, नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक। वो रिफ्ट वैली में बहती हुई आपके अरेबियन सी में गिर जाती है। ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस इज कॉल्ड। भाई नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ऐसे एक कोई लैंड का एरिया है, वो दो बड़े लैंड मासेस, जिनमें से मान लो ये लैंड है यहाँ पे, दैट इज लैंड, दैट इज लैंड, ये है वाटर, वाटर बॉडी, ये है वाटर। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। इसको क्या बोलते हैं? केप, इस्थमस, स्ट्रेट या पेनिनसुला।
पेनिनसुला तो मैंने अभी बताया था पिछली किसी क्लास में, अगर आप हर एक क्लास अटेंड करते हो पता चल जाएगा, 3 जगह से अगर आपको पानी ने घेर रखा है दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। लेकिन अगर एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये लैंड ही है, ये दिस पोर्शन इज लैंड, इसने या तो ये बोल दें कि दो बड़ी लैंड को कनेक्ट किया हुआ है, या ये बोल दें कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को अलग अलग किया हुआ है, एक ही बात है, उसको बोलते हैं इस्थमस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट आप देखेंगे भी, पनामा स्ट्रेट है वहाँ पर, वो उससे पता चलेगा कि वो एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपका आ जाएगा स्ट्रेट में वाटर, वाटर, और ये यहाँ पर लैंड, लैंड। उसमें उसका मतलब ये है कि भाई जो ये वो वाटर बॉडी, वो पतली लाइन, मतलब वाटर बॉडी की पतली लाइन जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को या ओशन को कनेक्ट करती है, या फिर दो बड़े लैंड मासेस को अलग करती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है इंग्लिश में, सो आप बेहतर समझ पाए होंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैप्स ऑन लार्ज स्केल रिप्रेजेंटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स आर कॉल्ड। एक्चुअली आज 2 बोनस हो गए, ये दूसरा बोनस है, पिछला क्वेश्चन फर्स्ट बोनस था, दिस इज बोनस 2। अब ऐसा मैप बताना है जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे हो, जिसमें नेचुरल चीज भी शो करी गई हो और मैन मेड भी। वॉल मैप्स, टोपोग्राफिक मैप्स, एटलस मैप्स, थीमेटिक मैप्स। एटलस तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी बुक होती है जिसमें मैप्स मेंशन होते हैं, दैट इज एटलस। वॉल मैप भी छोटा सा होता है, एक बहुत बड़ा मैप जिसमें देखो नेचुरल चीज लाइक भाई रिवर, आपका माउंटेन्स, आपके लेक्स हो गया, और भी जो भी आपकी टेरेस्ट्रियल चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। मैन मेड क्या है कि मैन मेड आपको रोड्स देखने को मिलेंगे, आपको रेलवे लाइन देखने को मिलेगी, आपको हाईवेज या फिर एयरवेज देखने को मिलेंगे, तो दोनों चीजें साथ में दिखाई जाएं तो ऐसे मैप को बोलते हैं टोपोग्राफिक मैप्स। सो इसका आंसर होगा टोपोग्राफिक मैप्स। सो एक्चुअली हम आज के 2 क्वेश्चन और मिस कर गए हैं, सो मुझे लगा कि मैंने कवर कर लिया, बट अभी रियलाइज हुआ कि वो कवर नहीं हुए थे, सो मैं अभी एड ऑन कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, या शिमला उत्तर प्रदेश। कि भाई वो आपका हिल स्टेशन जो कि आपके मतलब सही मैच कर रहा है स्टेट से, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में बिल्कुल सही है। माउंट आबू एकमात्र आपका हिल स्टेशन है राजस्थान में, बिल्कुल ठीक है। कोडाईकनाल में गया भी हूँ, तमिलनाडु में है, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, बिल्कुल सही है। लेकिन शिमला भी मैं गया हूँ, दार्जिलिंग भी मैं गया हूँ, माउंट आबू नहीं गया बस। लेकिन जो शिमला है वो तो मैं बहुत बार गया हूँ, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल गलत है, यही हमें बताना था, मतलब गलत इन द सेंस यही आपका करेक्ट आंसर है। और जो दूसरा क्वेश्चन बचा था, द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन जनवरी 30th, दिसंबर 22nd, सितंबर 22nd, या जुलाई 4th। तो इसका आंसर है आपका जुलाई 4th। करीब सन हमारा 15.2 मिलियन किलोमीटर बोल सकते हैं, या फिर 15.2 मिलियन, हाँ 15.2 मिलियन, यस, या फिर 15 हिंदी में बोले तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये डिस्टेंस वैसे तो अगर ऑन एन एवरेज देखें तो हम 15 करोड़ किलोमीटर बोलते हैं कि भाई सन का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो थोड़ा बहुत है वो 4 जुलाई को होता है, जिसको बोलते हैं हम एपिहेलियन। ठीक, और पेरिहेलियन क्या होता है? इसके अपोजिट में पेरिहेलियन भी होता है। पेरिहेलियन होता है जब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होता है, मतलब बिल्कुल पास पास होते हैं, वो होता है आपका 3rd जैन को, उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। आप याद कर सकते हैं, पास से पास मतलब अर्थ और सन पास पास, तो पी से पास, पी से पेरिहेलियन, और पेरिहेलियन होता है आपका 3rd जनवरी को। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।